को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि पंचायत चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं और हम भी ये उम्मीद लगा रहे थे कि पंचायत चुनाव जल्द ही कार्यकाल समाप्त होने के बाद कराए जाएंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। अब बीजेपी पंचायत में कार्यकारी एसडीएम को प्रबंधक के तर्ज पर बिठाएगी, फिर उनकी ओर से रेवड़ियां बांटी जाएंगी। आगे करण मारा ने कहा कि बीजेपी प्रशासक को बिठाकर उल्टे सीधे काम करवाएगी और अपने कार्यकर्ताओं समेत पदाधिकारियों की जेब भी भरेगी। बीजेपी पहले तो कह रही थी हम तैयार बैठे हैं और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी हुए कार्यकाल समाप्त होने के बाद होंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। वो प्रभार ये जो कार्यकारी जो एसडीएम्स इत्यादि को वहाँ बैठाते हैं प्रबंधक के तौर पे और उनके द्वारा रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उसकी चाट लगी है बीजेपी की सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और हमको लगता भी था कि प्रशासक बैठा के ये उल्टे सुल्टे काम कराएंगे और अपने जो इनके कार्यकर्ताओं उनकी जेबें भरने का काम। खबर चमोली से है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसके बाद से ही दो समुदाय के लोगों में विवाद जारी है, जिसके तहत लोगों ने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंप दिया है। ऐसे में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है। वहीं इस ट्वीट के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की एक बी टीम है, क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि जहां भी उपचुनाव या चुनाव होता है तो उनका ऐसा बयान सामने आता है जिससे कि बीजेपी को फायदा होता है। किसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता, वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। जहां चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें एक भय पैदा होता है और बीजेपी उस भय का लाभ उठाती है वोट के रूप में, ताकि लोगों का ध्यान विकास से हट जाए, अन्य मुद्दों से हट जाए, जो लोगों से जुड़े मुद्दे उनसे हट जाए। और बीजेपी वही करती है। संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार एक नागरिक को हैं, उनको तोड़ने मरोड़ने, उनका हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें लगातार करते रही। वही उत्तराखंड में भी हो रहा है। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव, आरक्षण और प्रवर समिति को लेकर प्रवर समिति सदस्य विनोद चमोली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर में निकाय चुनाव हो सकते हैं। सरकार की दिसंबर में निकाय चुनाव करवाने की पूरी तैयारी है। 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव करवाने को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। प्रवर समिति को लेकर चमोली ने कहा कि समिति में जो विषय चल रहा है वो एक सामान्य आरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के भविष्य, राजनीतिक पहलू, सामाजिक पहलू पर असर डालेगा। किसी भी राज्य के लिए ओबीसी आरक्षण निर्धारित करना ये राज्य की परिधि में आता है। एक राज्य के ओबीसी अभ्यर्थी को जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ओबीसी का लाभ मिले। जो ओबीसी का रैंडम सर्वे हुआ है, जो रैपिड सर्वे हुआ है, वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ, क्योंकि ओबीसी स्टेट सब्जेक्ट है। दूसरे प्रदेश का ओबीसी उत्तराखंड प्रदेश का ओबीसी नहीं हो सकता है। तो हमने उस पर आपत्ति उठाई थी कि यहाँ पर आरक्षण का लाभ उसी को मिल सकता है जो हमारे प्रदेश का अस्थायी ओबीसी है, जो यहाँ का रहने वाला है। उस विषय को लेकर उस एक्ट में जो संशोधन होना था उसको रोका गया और प्रवर समिति का गठन हुआ। प्रवर समिति में हम लोगों ने लगभग 3 मीटिंगें की और 3 मीटिंगों में इस पर चर्चा की। अंततः ये तय हुआ कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जिस पर कि 2018 में चुनाव हो चुके हैं, उसी व्यवस्था को लागू किया जाए। युवाओं को फोटोग्राफी के जरिए रोजगार से जोड़ने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसकी अवधि अब निगम की ओर से बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि 30 अक्टूबर तक प्रतियोगिता की आखिरी तारीख रखी गई थी, जिसे आगे बढ़ाकर अब 10 नवंबर तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम में कोई फोटोग्राफर न होने की वजह से युवाओं को ये मंच दिया गया है, ताकि वो निगम की परियोजनाओं के साथ जुड़कर फोटोग्राफी में अपना भविष्य बना सके।
फोटोग्राफी थीम GMBN ने स्टार्ट करी है और अभी चल रही है। 30 अक्टूबर मैंने इसका लास्ट डेट रखा था, जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, आगे बढ़ाऊंगा इसको, 10-15 दिन और बढ़ाएंगे, 10 दिन 10 नवंबर तक बढ़ाएंगे। उद्देश्य क्या है? GMBN है एक ऐसा गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो टूरिज्म और बाकी अन्य कामों में अपना भागीदारी दे रहा है। टूरिज्म में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों के पास अपने कोई ऐसे फोटोग्राफर, इन्फ्लुएंसर या वीडियोग्राफर नहीं है जो हमसे कनेक्टेड है, हम मार्केट से सर्विस लेते हैं। परिवहन विभाग ने आगामी त्योहार को लेकर ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कई प्रमुख शहरों के ARTO को निर्देश दिए हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के साथ बैठक करें और समय पर गाड़ियों को संचालित करने का आदेश दें। वहीं शहरों में ई-रिक्शा की वजह से लगने वाले जाम को नियंत्रित करने के लिए अभियान तेजी से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ओवरलोडिंग पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। या फिर आपके माध्यम से भी मुझे एक आध मामलों का पता चला है। अगर कोई भी सार्वजनिक सेवा के जो वाहन हैं या फिर विक्रम या ऑटो वाला सीज़न को देखते हुए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करने का प्रयास करेगा, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि RTO ऑफिस में कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। हमारे पास फेसबुक है, हमारे RTO देहरादून का फेसबुक है, जिस पर भी अपनी बात कह सकते हैं। किसी भी गाड़ी का नंबर दीजिए और हमें समय बताइए कि यहाँ पर हमसे ज़्यादा किराया लिया गया है। उसके ना सिर्फ नोटिस भेजा जाएगा बल्कि हमारे ऑफिस से कॉल भेजकर उसको ऑफिस में तलब किया जाएगा और सही शिकायत पाने पर उस पर गंभीर कार्रवाई करें। बढ़ते हैं आगे। पर्यटक नगरी रानीखेत में ई-रिक्शा का ट्रायल किया गया, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद समेत 5 लोग विजय चौक से केमू स्टेशन तक बैठकर गए और सफल संचालन किया। इस बीच नगर के लोगों में ई-रिक्शा को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले लोगों को केमू स्टेशन से राजकीय अस्पताल तक पहुंचने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नैनवाल ने DM और RTO अल्मोड़ा से ई-रिक्शा के ट्रायल की बात की थी। जी, आज हमारे ARTO मैडम, पुलिस और कैंट सभी की जॉइंट ट्रायल हमने बुलवाया था ई-रिक्शा के लिए। तो अल्मोड़ा से एक गाड़ी बुलवाई गई थी, तो उसका बहुत ही सफल परीक्षण हुआ, काफ़ी स्मूथली चला है। 2 राउंड लगवाए हमने, एक बार 4 और इवन एक बार हमने 5 व्यक्तियों के साथ लगवाई राउंड। तो बहुत आसानी से विजय चौक से केमू स्टेशन तक रिक्शा गई है। तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इससे। रिजल्ट पौड़ी में नयार उत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बागी गांव पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर सभी तैयारियां समय से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। श्रीनगर और सतपुली के उपजिलाधिकारियों को तैनात भी किया गया है। जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों को समय से तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि नयार उत्सव का आयोजन 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक किया जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ स्टेशन रहेगा। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अल्मोड़ा से खबर का, जहां सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में धरना देते हुए राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव की तारीख को लेकर कश्मकश की स्थिति बना रहा है, जिससे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उत्तराखंड सरकार और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मिलकर इस छात्र संघ चुनाव को लगातार टाला जा रहा है और हमें बिल्कुल भी इस पर कोई सुध नहीं ली जा रही है कि हमारे छात्र संघ चुनाव को आयोजित कराया जाए। प्रवेश के 1 महीने बाद छात्र संघ चुनाव जहां आयोजित हो जाने चाहिए थे, आज नवंबर का महीना लगने को तैयार है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन और माननीय शिक्षा मंत्री हमारी कोई मांग सुनने को तैयार नहीं है। लगभग हम कल सुबह से हम लोग उनका विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई विश्वविद्यालय प्रशासन, परिसर प्रशासन का आदमी हमसे बात करने नहीं आया। और वहीं जहाँ कुलपति महोदय को हमारे द्वारा फोन किया जाता है, उनके द्वारा हमें फोन नहीं उठाया जाता, लेकिन कोई भी एक स्पष्ट कारण नहीं दिया जाता है कि छात्र संघ चुनाव
हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को साफ सफाई और मरम्मत कार्यों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद हर की पैड़ी क्षेत्र का नजारा कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। गंग नहर सूखने के बाद यहां अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया ट्रैक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस ट्रैक से ब्रिटिश काल के ऑफिसर्स गंग नहर का निरीक्षण करने के लिए आते जाते थे। देखिए, ये जो ट्रैक बना हुआ है, ये रेलवे ट्रैक जो है अंग्रेजी शासन काल के समय से, जब गंगा नहर बन रही थी, कर्नल काटले जिसको बना रहे थे, और उसके बाद यहाँ के जो सामान का आवाजाही करने का काम था, सामान ले जाने का काम था, जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग यहाँ से आवागमन करते थे, उस सब चीज की देखरेख करते थे। तो अपनी सहूलियत के लिए इस प्रकार का उन्होंने रेलवे ट्रैक लगाया, ना कि ये नागरिकों को या आम यात्रियों को लाने ले जाने वाला रेलवे ट्रैक है। 1850 के आसपास लॉर्ड कोटले ने इंग्लिश टाइम में यहाँ से गंगा जी से एक नहर निकालने के लिए यहाँ डैम बनाया। उस डैम की देखरेख करने के लिए और इस गंग नहर की घाटों की और इसके सब चेकिंग के लिए उन्होंने, तब इतने साधन नहीं थे, तो डाम कोठी, जो वर्तमान में डाम कोठी नंबर 1, डाम कोठी से, और एक लाल कोठी है झील के, डैम की झील के सामने, वहां तक के लिए एक ट्रैक बनाया था। इस ट्रैक पे ट्रॉली से अंग्रेज ऑफिसर्स अपनी इसकी नहर की चेकिंग और ये सब करते थे। और इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इसी में बड़ा फैसला लिया गया है। तोहफा मलिन बस्तियों को दिया गया है। धामी सरकार ने बड़ा तोहफा मलिन बस्तियों को दिया गया है, जहां पर अगले 3 साल के लिए अध्यादेश को एक बार फिर मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई थी। 2021 में उसका कार्यकाल खत्म हुआ। 2021 में फिर उसे 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया और आज जो कार्यकाल अध्यादेश का खत्म हो रहा था वो अब एक बार फिर 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि 3 साल आगे तक अब मलिन बस्तियों पर तलवार नहीं लटकेगी, यानी कि उन्हें हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आज से तमाम जो मलिन बस्तियां हैं देहरादून में 129 जो हैं, कुल मिला के पूरे प्रदेश की 582 मलिन बस्तियों के साथ अवैध करार दे दी जाती और हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें हटाना पड़ता। लेकिन अब अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है, यानी कि 3 और सालों तक उसे बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ा तोहफा धामी सरकार ने मलिन बस्तियों को दिया है। जो तलवार मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के सिर पर लटक रही थी वो हटा दी गई है फिलहाल के लिए, जहां पर अध्यादेश को 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया। अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, एक बड़ा तोहफा मलिन बस्तियों के लिए दिया गया है धामी सरकार द्वारा, क्या जानकारी है पूरे मामले में? जी भैया, बिल्कुल आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए और करीब 1 महीने के बाद जो है धामी कैबिनेट की ये बैठक हो रही थी। और जिसमें जो बैठक जो है अब इसमें देखा जाए तो करीब 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला धामी सरकार के द्वारा देखा जा रहा है, मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से एक अध्यादेश लाया गया है और इस अध्यादेश की अवधि 3 साल तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले 2018 और 2021 में भी इसी तरीके से अध्यादेश लाया गया था और उन्हें जो है 3 साल के लिए अध्यादेश जो है हर बार लाया जाता है। तो ऐसे में एक बार फिर अध्यादेश लाया गया है और आज जो अध्यादेश 2021 में लाया गया था उसकी समय सीमा खत्म हो रही थी और ऐसे में मलिन बस्तियों पर एक तलवार भी लटक रही थी। तो ऐसे में मलिन बस्तियों को लेकर में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें तोहफा सरकार की तरफ से मिला है और उनमें काफी खुशी इसको लेकर भी देखी जा सकती है। जिस तरीके से मलिन बस्ती को लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिलती है और लगातार इस तरीके से जो है उनके सर पर जब भी तलवार लटकती है तो तब तक सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया जाता है। लेकिन इसी के साथ तो देखा जाए तो इस तरीके से अध्यादेश जो बार बार लाया जाता है उसको लेकर लगातार अब आगे क्या कुछ किया जाता है, मलिन बस्तियों को लेकर क्या कुछ ठोस जो है नीति लाई जाती है वो भी देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ साथ ही ITB पे जो दूसरा बड़ा फैसला जो देखा जा रहा है जिसमें कि
आईटीबीपी के साथ सरकार का एक एमओयू करार होगा, जिसमें कि आईटीबीपी के साथ जो मीट, अंडे और मछली की सप्लाई होगी, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद की ये सप्लाई होगी। 200 करोड़ का लगभग बिजनेस होने की उम्मीद एक तरफ जताई जा रही है। तो इस तरीके से कई अहम प्रस्तावों पर आज धामी कैबिनेट में जो है मुहर लगी है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब सीधे रुख करेंगे हरियाणा का, जहां पर संत कबीर कुटीर में संत आशीर्वाद समारोह चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद है। संतों द्वारा आशीर्वाद कार्यक्रम में व्यास गद्दी पर विराजमान सभी श्रद्धेय स्वामी जी और उपस्थित सभी संतगण, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। ये मुझे सौभाग्य आज मिला है और इस सौभाग्य के बदले में मुझे हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं क्योंकि सरकार का धर्म और राजनीति उसका एक संबंध है। सभी संतों का आशीर्वाद कि मेरा ये देश, मेरा ये हरियाणा ये आगे बढ़े।